एक बार फिर से आपका स्वागत है विवेकानंद कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं अनिल फौजदार आज आपके लिए अपन एक टॉपिक चालू करते हैं बायोलॉजी से। जैसे आपने मेरी पिछली क्लासेस में देखा होगा, अपना टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का प्रकाश। तो मैंने सोचा एक आपको टॉपिक अपना फिजिक्स का चल ही रहा है, साथ में अपनी बायोलॉजी क्लास भी आपके लिए चालू करते हैं। इससे आपको क्या है, जनरल साइंस के आपको 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट साथ में कवर होके चलते हैं। तो अपन आज आपके लिए बायोलॉजी का एक टॉपिक चालू कर रहे हैं। बायोलॉजी को अपन एक बेस से चालू करेंगे, ठीक है भाई। तो अपना टॉपिक सबसे पहले बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए हम बात करें, जैसे आपके सामने शब्द है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आप जैसे कि जानते हो, हिंदी में इसका नाम होता है जीव विज्ञान, ठीक है भाई। हिंदी में बायोलॉजी का नाम जीव विज्ञान होता है। अब बायोलॉजी यहाँ पे जो है, सबसे पहले आपको बायोलॉजी शब्द पे जाना कि बायोलॉजी शब्द उत्पन्न कैसे हुआ, या इसकी उत्पत्ति कैसे है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एक अपना वर्ड होता है बायोस और एक वर्ड होता है अपना लोगोस, ठीक है भाई। बायोस और लोगोस अगर पूछा जाए किस भाषा के शब्द है, तो ये दोनों जो शब्द हैं वो अपने किसके हैं, ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज, या आप ऐसे कह सकते हो यूनानी भाषा, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा के बायोस और लोगोस से हुआ है, जहां पर बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है भाई। बायोस का अर्थ जीवन, लोगोस का अर्थ अध्ययन करना, यानी कि अपना अर्थ क्या निकल के आता है। तो जीव विज्ञान में क्या होगा, जीवन का अध्ययन करना। तो कंप्लीटली अर्थ क्या निकला, जीवन का अध्ययन करना। अब बात यहाँ पे आती है कि किस चीज के जीवन का अध्ययन करें। तो आपको यहाँ पे विशेष चीज याद रखनी है कि चाहे तो कोई जीव हो या कोई पादप, या जीव को आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई जंतु हो या पादप हो, ये दोनों जो है इनका अपना एक सभी का जीवन चक्र होता है, ठीक है। तो इनका जो जीवन चक्र है और इनके जीवन चक्र के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें करते हैं हम, बायोलॉजी में, यानी कि जीव विज्ञान। तो अपना बायोलॉजी का अर्थ क्या है, जीवन का अध्ययन करना। तो अब यदि हम यहाँ पे बायोलॉजी की परिभाषा बनाए, तो इसकी परिभाषा बनती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न जंतु पादप के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी शब्द का निर्माण किससे हुआ है, बायोस प्लस लोगोस से मिलकर, और ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के। दोनों का अर्थ क्या हुआ, जीवन का अध्ययन करना। ये तो हो गई भाई बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। यदि यहीं पे आपसे पूछा जाए कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वैज्ञानिक लेमार्क व ट्रेवियनस के द्वारा। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक यदि आपसे पूछे जाए कौन है, लेमार्क और ट्रेवियनस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी शाखाएं होती हैं अपनी। जनरली मैं बात करें फिजिक्स के लिए, अपना बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जैसे आप सभी जानते हो फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, आइजैक न्यूटन को। वैसे यदि हम बात करें यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, या आप इसको हिंदी में कह सकते हो जीव विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो माना जाता है वैज्ञानिक अरस्तु। तो अरस्तु को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेवियनस।
बायोलॉजी में अपना किसका अध्ययन करते हैं, विभिन्न जंतु और पादपों के जीवन चक्र का या उसके जीवन चक्र के दौरान घटित होने वाली घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब ये तो हमारे पास एक मुख्य साइंस की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है, जिसको हम नाम दे रहे हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में क्या है, इसमें क्या है, अलग अलग पादप भी हैं और जंतु भी होते हैं, तो इनका अध्ययन करने के लिए आपको अलग अलग शाखा बनाई गई। और आप सभी जानते हो कि बायोलॉजी को आगे मुख्य रूप से विभाजित किया गया है 2 शाखाओं में, और उस शाखाएं कौन कौन सी हैं अपनी, एक शाखा तो आप सभी जानते हो जिसको हम क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र, और दूसरी हो जाती है अपनी वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। और इंग्लिश में प्राणी विज्ञान का नाम क्या होता है, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान का नाम क्या होता है, बॉटनी। ठीक है भाई। तो बायोलॉजी को आगे अध्ययन को सरल करने के लिए, यानी कि जंतुओं के लिए एक शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है केवल, और पादपों के लिए अलग शाखा जिसमें केवल पादपों का अध्ययन करें, तो 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। और बायोलॉजी को सबसे पहले विभाजित करने का प्रयास भी वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी को विभाजित करने का प्रयास भी अरस्तु के द्वारा किया गया। तो प्राणी विज्ञान क्या हो जाती है, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। ठीक है भाई। तो यहाँ तक अपना क्या है, इसको बायोलॉजी को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे जैसे क्लियर है, यहाँ पे प्राणी विज्ञान है, तो प्राणी विज्ञान जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जंतुओं के जीवन चक्र का। ठीक है, तो जंतुओं के जीवन चक्र का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं वो प्राणी विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है पादपों के जीवन चक्र का। ठीक है, तो जीवन चक्र में कौन कौन सी घटना है, जैसे आप जानते हो पादपों की संरचना, जैसे प्राणी विज्ञान में जंतुओं की संरचना, इनके अंदर होने वाली क्रियाएं, सभी का अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाता है। तो जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी इसे कहा गया है अरस्तु को, उसी प्रकार बात करें फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि अपना प्राणी विज्ञान का जनक, तो वापस से यहाँ पे भी नाम किसका वैज्ञानिक का आएगा, अरस्तु। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु, और फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और आगे हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी जो कहते हैं, हम कहते हैं वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस। ठीक है भाई, तो वैज्ञानिक का क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है भाई। तो ये तो होता है बायोलॉजी का एक सामान्य विभाजन है, 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, लेकिन आगे अपना और भी विभाजन कई आधार पर किया गया है। एक अपना और इम्पोर्टेंट विभाजन पढ़ाया जाता है जिसको अपन कहते हैं पंचजगत सिद्धांत, और सिद्धांत को दिया था वैज्ञानिक विटेकर ने, और उसने क्या किया गया, बायोलॉजी को 5 भागों में विभाजित किया था। यहाँ तो कितने भाग हैं इंपॉर्टेंट, 2, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, लेकिन जो विटेकर वैज्ञानिक उसने 5 भागों में विभाजित किया था, उसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। अभी केवल आप अपना बायोलॉजी का अपना सामान्य परिचय समझ सकते हो, और सामान्य विभाजन। ठीक है भाई, तो ये अपना यहाँ पे विभाजन है। अब आगे हम बात करें बायोलॉजी में। बायोलॉजी के लिए एक ऐसे कह सकते हो कि बायोलॉजी के अंतर्गत जो जंतु और पादप है, इनका जो शरीर है उसकी स्टार्टिंग या उसका निर्माण किस चीज से होता है, जिसको बायोलॉजी का आधार भी कह सकते हो। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो आधार है, तो बायोलॉजी का जो आपको याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंतर्गत अध्ययन करने के लिए, कोशिका, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में नाम देते हो सेल। ठीक है भाई, क्योंकि कोशिका जो है, कोई भी जंतु हो या कोई भी पादप हो, इन सभी के शरीर का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, कोशिका या सेल से होता है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, तब जाके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो हम जनरली कह सकते हैं कि हम कैसे प्राणी हैं, बहुकोशिकीय। और एक ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें केवल कोशिका एक होती है, उसको अपन कहते हैं एक कोशिकीय प्राणी। ठीक है भाई, तो ये कोशिका है भाई। तो जंतु और पादप शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिकाओं से होता है।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोशिका की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की गई थी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665। ठीक है भाई, कब की गई? 1665 में। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और किससे की? तो आप कह सकते हो इन्होंने इसकी खोज की कॉर्क से। कॉर्क, ठीक है, कॉर्क से इसकी खोज की। लेकिन विशेष बात यहां पे याद रखनी है, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो एक कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका खोज की थी? मृत। अब यहाँ पे अपना वर्ड आता है कि सब मृत और जीवित क्या होता है? मृत और जीवित, तो आप जानते हो मृत और जीवित में अंतर करने का जो मुख्य आप समझ सकते हो सीधा सा मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर गति होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जैसे श्वसन करना चाहिए, श्वसन कर रहा है तो जीवित है, नहीं कर रहा है तो मृत। ठीक है, तो बहुत सारे कारक अपने अलग अलग तथ्य हैं जो अपना मृत और जीवित में अंतर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। लेकिन अब यहाँ पे मृत कोशिका खोजी तो अब आप सोच सकते हो कि बात यहाँ पे ये भी उत्पन्न होगी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज जो की गई थी वो वैज्ञानिक था अपना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है भाई, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और कब की? सन 1674। ठीक है भाई, कब की थी? सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की। अब यहां पे हम आगे बात करें, वर्ड आया ल्यूवेनहॉक, या इसके वैज्ञानिक का नाम आया हुआ है यहाँ पे ल्यूवेनहॉक का। थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन यहीं पे आपको एक जानकारी रखनी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज, तो जीवाणु की खोज का श्रेय किसको है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। जैसे आप जानते हो जीवाणु को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? बैक्टीरिया। इसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये तो हुई जीवाणु की खोज। एक चीज और, कोशिका पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रॉबर्ट हुक का नाम आया, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी तो इसने इसको नाम दिया था सेल्यूली। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो इसने इसके लिए क्या नाम दिया? सेल्यूली। ठीक है, इसने क्या कहा इसको? सेल्यूली का। ठीक है भाई, तो आप जानते हो यदि आपसे पूछा जाए किसी भी जंतु या पादप के शरीर का मुख्य आधार क्या है, किससे निर्मित होता है, तो किससे होता है? कोशिका से निर्मित होता है। और आगे कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किससे की? कॉर्क से की। कैसी कोशिका की खोजी हुई? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। और इसी के साथ में जीवाणु की खोज याद रखनी है, जो भी किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने की है। और कोशिका के लिए सर्वप्रथम सेल्यूलर नाम भी किसने दिया है? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने दिया है। ठीक है भाई, ये तो हुई बात कोशिका की खोज की। तो ये तो कोशिका की खोज हो जाती है। आगे यदि हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका में आप जानते हो एक अपना कोशिका से संबंधित सिद्धांत दिया गया। एक सिद्धांत दिया गया था कोशिका से संबंधित, जिसको आप पढ़ते हो कोशिका सिद्धांत के नाम से। कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया जिसको हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत, या आप ऐसे कह सकते हो इंग्लिश में सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी दी गई, कोशिका सिद्धांत दिया गया। सबसे पहले आपको याद रखना है कोशिका सिद्धांत दिया किसने है? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो दो वैज्ञानिक थे अपने। एक तो था अपना स्लाइडेन और दूसरा वैज्ञानिक था स्वान।
ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडिंग व स्वान के द्वारा दिया गया। और कब दिया? 1838-39। एक चीज याद रखना, यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में दोनों साथ में क्या आते हैं, 1838 और 39। लेकिन कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे दूर कर देता हूँ। मान लीजिए आपको ऑप्शन मिल गया जिसमें 1838 भी है और 39 भी है, तो आपको जो आंसर देना है, अगर अलग अलग आते हैं तो 1839, क्योंकि दोनों ये जो वैज्ञानिक थे, एक अपना जूलॉजी से था, एक अपना बॉटनी से था, यानी कि एक वनस्पति विज्ञान में था, एक प्राणी विज्ञान में काम कर रहा था। तो लेकिन जब सिद्धांत जो प्रकाशित हुआ वो कब हुआ था? 1839। इसीलिए इसको अपन साथ में लिख देते हैं। काम का पहले से चल रहा था 1838, एक वैज्ञानिक पहले प्रकाश करते हैं, लेकिन दोनों की समान डेट आने के बाद 1839 में इसको मुख्य रूप से प्रकाशित किया गया था। तो स्लाइडिंग और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कोशिका सिद्धांत है क्या, इन्होंने क्या चीज बताई। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी प्राणी के शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। किसी भी प्राणी के शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि कोई भी नई कोशिका, ठीक है, कोई भी नई कोशिका का निर्माण, किसी भी नई कोशिका का निर्माण जो होगा किससे होगा? उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से, उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से। इसका मतलब क्या है नई कोशिका और पूर्ववर्ती कोशिका का? तो यहाँ पे आपको विशेष याद रखना है नई कोशिका और पूर्ववर्ती कोशिका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं, मेरे चोट लग जाती है, चोट लगने मान लीजिए कट लग गया, घाव हो गया, तो उस समय क्या होता है? उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो वहां पे क्या है? घाव को रिपेयर करने के लिए क्या होगा? नई कोशिका निर्मित होगी। तो नई कोशिका जो बनेगी वो किससे बनेगी? पूर्ववर्ती कोशिका से। यानी कि घाव वाले स्थान पे ऑलरेडी जो कोशिकाएं बची हुई हैं, जो जीवित हैं, वही आगे निर्माण करेंगे किसका? नई कोशिका का। तो इनका ये स्टेटमेंट था कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात, इन्होंने ये चीज बता दी कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है, लेकिन इसका एक कारण नहीं बताता है कि क्यों होती है। क्या कारण होता है कि पुरानी जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिका का निर्माण कर देती है। तो इसका कारण बताया गया वैज्ञानिक रुडोल्फ बिरचाउ के द्वारा। वैज्ञानिक का एक रुडोल्फ बिरचाउ, जिसने नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होने के कारण को बताया था। और वो कारण क्या था? तो वो कारण था अपना, आपने नाम सुना हुआ है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो कोशिका में विभाजन की प्रक्रियाएं होती हैं, आप जानते हो, जनरली आपने पहले पढ़ा होगा। विभाजन की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, जटिल होती है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं कोशिका के अंदर, तब जाके क्या होगा? पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनेगी। और इसके बनने के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे उसका विभाजन हो जाता है। और किसने बताया? रुडोल्फ बिरचाउ ने बताया। तीसरी बात, यदि हम बात करें कोशिका सिद्धांत के थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे याद रखना है किसी भी, या आप ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने बताया कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसका मतलब क्या है संरचनात्मक व क्रियात्मक का? तो आप संरचनात्मक से तो आप सीधा समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूं कि किसी भी प्राणी के शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। यानी कि उसकी संरचना जो शरीर की बन रही है वो किसकी सहायता से बनेगी? वो बनेगी अपनी कोशिका की सहायता से। अब बात आती है क्रियात्मक क्या है? ठीक है, यानी कि फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई। तो इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? आप एक बात सोचिए, यहाँ पे जनरली आप जानते हो
कि एक मैं यहाँ पे क्रिया का नाम लिखूं और क्रिया का नाम क्या है, श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब श्वसन की जो क्रिया है, आपसे पूछे कि हमारे शरीर में श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो आप आंसर दोगे कि साहब फेफड़ों में होती है। लेकिन श्वसन की जो मुख्य रूप से क्रिया है, श्वसन जो होता है वो अपना दो टाइप में होता है, एक अपना बाह्य श्वसन कह सकते हैं और दूसरा आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड रहता है। बाह्य श्वसन की प्रक्रिया होती है फेफड़ों में, लेकिन जो आंतरिक श्वसन है, आंतरिक श्वसन वो कहां पे होता है, वो होता है सेल में, कोशिका में, और कोशिका में होने के कारण ही इसको हमने क्या नाम दिया, क्रियात्मक इकाई। अब वो अपना अलग चीज होती है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के अपन बात करेंगे कि श्वसन में साफ जो ऑक्सीजन ली जाती है वो किस काम में आती है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं अभी, यहाँ पे क्लास तो अपनी रेगुलर चलती रहेगी अभी, लेकिन ये क्वेश्चन आप अभी नोट कर लेना कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग हमारे शरीर में क्या है। आप ऐसे कह सकते हो कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन क्यों उपयोगी, ये आपको बता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने श्वसन को दिया, बहुत सारी क्रियाएं जो है वो हमारी सभी की सभी क्रियाएं किसमें चलती हैं, कोशिकाओं में चलती है। आप जानते हो कि कोशिका हमारे शरीर से नष्ट हो गई, खत्म हो गई, तो शरीर भी कैसा हो जाएगा, मृत अवस्था में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की क्या होती है, कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी अपना प्राणी है, चाहे पादप है चाहे जंतु, ठीक है, कोई भी पादप या जंतु, इनके शरीर के निर्माण का प्रारंभ, ठीक है, इनके शरीर के निर्माण का प्रारंभ सदैव एक कोशिका से होता है। ठीक है, सदैव एक कोशिका से होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, किसी भी पादप या जंतु के शरीर के निर्माण का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। मान लीजिए कोई अपना जंतु बहुकोशिकीय है, कोई पादप बहुकोशिकीय है, उसमें क्या होगा, एक कोशिका से उसमें विभाजन होते हैं, कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और उसके शरीर का निर्माण होता जाता है। तो यहाँ पे विशेष चीज आपको यही रखनी है यार कि कोई पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, लास्ट टाइम जो रीट एग्जाम हुआ है, रीट एग्जाम के साइकोलॉजी में क्वेश्चन दिया, ठीक है, वहां पे थोड़ी सी भाषा चेंज थी, लेकिन उसका और मतलब यही है, अर्थ यही है। ठीक है, तो शरीर के निर्माण का प्रारंभ जो होता है वो सदैव एक कोशिका से होता है। ठीक है भाई, तो यहां तक तो था अपना कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत ये तो आपने पढ़ा, लेकिन कोशिका सिद्धांत का आपको एक याद रखना है अपवाद, कि आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किस जीव पर लागू नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। वायरस यानी कि विषाणु पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अपना जो वायरस है उसको अपन एक पूर्ण कोशिकीय जीव नहीं मानते हैं, उसमें कंप्लीटली सेल नहीं पाई जाती है। काफी सारे रीजन होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का भी कारण है, वायरस को इसको अलग रखा गया है इसमें, इसीलिए इसमें क्या होता है, उसका सिद्धांत लागू नहीं होता है। विशेष बात आपको कारण नहीं पूछेगा, जनरली आपको याद रखना है कि उसका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता, तो ये किस पे लागू नहीं होगा, वायरस पे, यानी कि विषाणु पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ तक तो थी हमारी कोशिका सिद्धांत की बात। आगे कोशिका से संबंधित कुछ तथ्य याद रखने हैं, जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं आपके और पूछ लिया भी जाता है। जैसे आप जानते हो सभी कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है। और इसके अलावा आपको इसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखना है। इंग्लिश नाम याद रखने के लिए आपको इंग्लिश नाम क्या होता है इसका, तो इंग्लिश नाम होता है इसका
ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, इसका नाम होता है ऑस्ट्रिच एग। दूसरी बात आपको यहां पे याद रखनी है, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है भाई, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो अपनी माइकोप्लाज्मा, ठीक है भाई, नाम क्या होगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को अपन पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब, तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसकी फुल फॉर्म है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम यानी कि पीपीएलओ। उसको आद्य जीवाणु भी कहा जाता है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। आगे नेक्स्ट यदि हम बात करें सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है अपनी तंत्रिका कोशिका, या आप इसको कह सकते हो न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन, या इसको अपन इंग्लिश में तंत्रिका कोशिका कहते हैं नर्व सेल। जो हमारा शरीर में तंत्र होता है ना, तंत्रिका तंत्र, इसलिए जाए तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, और आपको तंत्रिका कोशिका नाम नहीं देगी, क्या देगा नाम, न्यूरॉन, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र कोशिका, अपनी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो आप सभी जानते हो क्या होता है, शुक्राणु। शुक्राणु मीन्स इंग्लिश में नाम स्पर्म। एक और यहाँ पे विशेष चीज याद रखनी है, हमारे शरीर में स्पर्म से भी छोटी कोशिका होती है, स्पर्म से भी छोटी। तो उस कोशिका को, एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले छोड़ा है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग क्या है, कल जब क्लास होगा तो आपको आंसर देना है कि ऑक्सीजन का काम क्या है, कमेंट में लिखना है आपको। और एक आपको कमेंट में आंसर देना है कि हमारे शरीर में शुक्राणु से भी छोटी कोशिका कौन सी है। आपके लिए क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में ये शुक्राणु मिलेगा, ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शुक्राणु से भी छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है भाई। तो अभी आपको इतना याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। तो यहां तक तो था अपना कोशिका के बारे में सामान्य परिचय। इसके आगे आप जनरली जानते हो, हम बात अपने कोशिका जो होती है, कोशिका के भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि अपना कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे इसके पार्ट हैं जिनको हम कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बायोलॉजी में आपके लिए आज इतना ही। तो नमस्कार, आगे कल मिलते हैं, और आप सभी के लिए नमस्ते। और आपको दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट में। जो आपको दो क्वेश्चन छोड़े, क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चंस अपने हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या उपयोग होता है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे मानव शरीर में शुक्राणु से भी छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है भाइयों, तो तब तक के लिए नमस्कार, आगे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।